हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब भी इस वीडियो को देख रहा है ले लेना यार। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कि इतना इजी, इतना इंटरेस्टिंग, और मतलब मैं ये बोलूँ अगर मेरे को जिस्ट निकालना है अकाउंट्स का तो इस चैप्टर में आपको 50-60% जिस्ट पता लग जाएगा कि क्या होता है, क्यों चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं जो अभी आप पढ़ते आ रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर कुछ पार्ट्स में बनेगा क्योंकि अच्छा खासा चैप्टर है इजी पर काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है, तो पार्ट्स में बनाऊंगा। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहना। चलो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें दो वर्ड पता लगे आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप। पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। सो बेसिकली अब मैंने मान लो मेरी एक प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटरशिप मतलब मेरा एक बिजनेस है, लेट्स से, ठीक है। मैं उसमें बुक्स प्रिपेयर करता हूँ, मैं उसमें अकाउंटिंग करता हूँ, मैं उसमें जनरल एंट्री मारता हूँ, पोस्टिंग करता हूँ, ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, वो सब करता हूँ। मैं वो सब क्यों कर रहा हूँ? तो उसका पर्पज़, मेजर पर्पज़ ये है कि मुझे जो मैंने बनाया है, जितना मेरा खर्चा है, जितना मेरा जितने मेरे रेवेन्यू है, मैंने पिछले साल से कितना ग्रो करा, मैं मतलब ग्राफ पे देखूँ तो मेरी सेल्स कितनी बढ़ी, ऑल ऑफ दैट। या फिर कि मुझे कुछ कभी कभी गवर्नमेंट को दिखाना होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हारा क्या प्रॉफिट रहा, उस पर टैक्स बना, कितना बना, तो मुझे एक सेट ऑफ स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बंदा किसी तरीके से बना रहा है, कोई बंदा किसी तरीके से बना रहा है। तो हमको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा सबको। अगर मैं एक मतलब डिपेंड करेगा कि आप प्रोप्राइटरशिप हो या कंपनी हो या पार्टनरशिप हो, बट प्रोप्राइटरशिप में अगर मैं हूँ तो सारे प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस वाले एक ही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मैं अपने फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करता हूँ उसके लिए स्टेटमेंट बनाई जा रही है, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनाई जाती है। मतलब जब साल ख़त्म हो जाता है, साल मतलब लेट्स से 2022-23, इसका क्या मतलब हुआ, इस साल का मतलब हुआ ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2022 में और मार्च 2023 में ख़त्म होगा। तो इस साल में एंड में मैं ये बनाना शुरू करूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल एंट्री तो मैं प्रॉपर टाइम पे मारता रहूँगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तब बनाना शुरू करूँगा, ठीक है। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब, सोल का क्या मतलब होता है अकेला बंदा। सोल का मतलब कि अकेला, कैसे लिखते हैं, एक मिनट, अकेला। प्रोप्राइटरशिप मतलब बिजनेस। कोई बंदा अगर अकेला बिजनेस कर रहा है तो उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करता है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या होता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो उसका क्या मतलब है, उसमें क्या क्या। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, अब बस सुनना अभी, ठीक है। एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये चीज़ पहली हो गई। दूसरी चीज़ हो गई मेरी बैलेंस शीट। अब दो चीज़ें हैं, जो बिजनेस, जो प्रोप्राइटरशिप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल खरीद कर कुछ बनाते भी हैं, ठीक है, उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वरना नहीं बनता। सिंपल। मान लो मैं कुछ चीज़ खरीद कर बेच रहा हूँ, बस मैंने खरीदी, उसमें कुछ मार्जिन जोड़ा और बेच दिया, या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा और मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो ट्रेडिंग का मतलब सेल परचेज हो गई, वो बात अलग है, बट ट्रेडिंग अकाउंट से जो मतलब आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग। अगर तुम इसको ऐसे बैक ऑफ द माइंड इसको रख सकते हो, मतलब कहीं लिखना नहीं है ये चीज़, बस अपने बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि ट्रेडिंग की बात हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग भी होती होगी। प्रॉफिट एंड लॉस हर केस में बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस होता है मतलब कि कितना मेरा बेसिकली कितने खर्चे थे, कितना इनकम था, वो सब, ठीक है। अभी सब बताऊंगा मैं। दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब तुमको इसका ना एक बहुत मतलब नेचर देखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, दो तरीके की चीज़ें होती हैं यार। पेन लेते हैं। एक होता है एज एट, अभी बस सुनना, हाँ। और एक होता है फॉर द पीरियड ऑफ। दोनों का मतलब, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल ये कह दूं एज एट 31 मार्च
2023, या फिर मैं कह दूं फॉर द पीरियड ऑफ 2022-23। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? बिल्कुल बिल्कुल इनमें फ़र्क है। इसमें ये फ़र्क है कि जो बैलेंस शीट बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया पर फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो बैलेंस शीट बनती है ना बेटा, वो बनती है एज एट, मतलब कि एक पर्टिकुलर दिन के लिए। जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये बैलेंस शीट जो बनी, ठीक है, इधर कुछ एसेट आएंगे, मान लो फिक्स एसेट आ गए आपके, मशीनरी, लेट्स से प्लांट, कुछ डेटर आ गए, कुछ स्टॉक आ गया, ये सब आ गए। कुछ इधर लाइबिलिटी आ गई, कैपिटल आ गई, ठीक है, क्रेडिटर आ गई, कुछ आए, ये दोनों मैच हो गए, लेट्स से 100 आ गए, यहाँ पे भी 100 आ गए। तो ये बैलेंस शीट बनी है ना, ये बनी है एज एट 2023, मतलब कि इस दिन पर, मतलब कि फिर से ध्यान से सुनना, 31/3 को, नॉट 31/3 तक नहीं है, ये को है। 31/3 को, उस दिन जब खत्म हुआ दिन, 31/3 के जब रात के 12 बजे, तो सिचुएशन क्या थी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ। फिक्स्ड असेट 30 तारीख तक मेरे पास इधर पड़े थे 50 के, अगले ही दिन 31 तारीख को मैं एक असेट और ले आया 5 का, और मेरा 55 हो गया। तो मेरी बैलेंस शीट में ना क्या आएगा बताओ, 50 या 55 या 5, क्या आएगा? मेरी बैलेंस शीट में 55 आएगा, क्योंकि एज एट 31/3 को मेरे पे 55 रुपए के एसेट थे, ठीक है। बेशक मैंने सब कुछ ही आखिरी दिन खरीदा हो, सब कुछ, तब भी मेरी बैलेंस शीट जो दिखेगी वो एंड वाले अमाउंट से दिखेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो मैंने 31/3 को रखा 55 का सेट, अगले दिन मैंने बेच दिया 10 का सेट, 45 हो गया, तो मैं ये बोलूँगा क्या कि 31/3 को मेरी बैलेंस 45 था, या 55 था, या 50 था, मुझे 55 ही दिखाना है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एज एट, इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना। एज एट मतलब उस दिन पर क्या सिचुएशन थी, उसके बाद उससे पहले से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर अभी आप इतना ध्यान रखो कि एज एट का मतलब होता है कि उस दिन पर क्या सिचुएशन है। सेकंड चीज, तो हम वापस आते हैं एक बार, तो मैंने क्या बताया, एज एट का मतलब हुआ उस दिन पर, स्पेसिफिक दिन के, स्पेसिफिक डे एंड सिचुएशन। और फॉर द पीरियड मतलब पूरे साल में जो भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल वापस चलते हैं उधर ही, जो मेरा P&L बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो बनता है फॉर द पीरियड ऑफ 22-23। अब देखो, पूरे साल में मैंने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कुछ अप्रैल में करा होगा, मई में करा होगा, जून में करा होगा, पूरे साल में करा 10,000 मान लो। फ्यूल का खर्चा कुछ करा होगा 5,000, ठीक है। इंटरेस्ट पे करा होगा कुछ, ये तो ये मेरे खर्चे जो आ रहे हैं ना, या फिर जो इनकम आ रही है, ये नहीं देखी जाएगी कि साल के अंत में कितनी थी, मतलब कि साल के अंत में कितना रुपए कमाए मैंने, नहीं। ये होता है पूरे साल का मतलब चिट्ठा, समझ रहे हो। तो इसमें एज एट नहीं लिखा जाता, ये लिखते ही तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना, समझ गए। तो बस सिंपल सा भी मैंने इतना बताया बस, कि बैलेंस शीट जो बनती है वो एज एट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट, पहले हम ट्रेडिंग पर रहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग एंटिटीज। मैंने बताया ट्रेडिंग एंटिटीज मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, अपना सामान बनाती हैं, ठीक है। रिकॉर्ड सेल्स एंड डायरेक्ट पे आके गाड़ लो अपनी, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इस पे भी आएंगे। बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है, ठीक है। छोटा मोटा बस अभी सुनते रहना अभी ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, पहला स्टेप होता है फाइनल अकाउंट बनाने का, ट्रेडिंग अकाउंट।
ये सेल्स रिकॉर्ड करता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस जो भी आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, और वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब निकला, अब देखो मैंने 3 पॉइंट डाले यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट कहता है कि सेल का क्या मतलब है भाई, तो लिखा है अमाउंट फॉर विच प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को एक चीज और बोलते हैं, क्या, रिटर्न इनवर्ड्स। फिर सुनो, सेल्स जितना मैंने, यार सेल्स में तो कुछ ऐसा है नहीं, मैंने जितने का सामान बेचा माइनस जितना मुझे वापस आ गया, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स, अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि रिटर्न इन, क्योंकि क्या होगा ना, तुम कंफ्यूज होगे रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड की, क्या परचेज रिटर्न था और क्या सेल रिटर्न था। इनवर्ड कब आता है माल, हमारे फैक्ट्री में ऑफिस में वापस माल कब आता है, जब हम सेल कर देते हैं और वापस कोई बंदा वापस करता है, समझ रहे हो। तो मैंने ऐसे याद किया था कि अगर इनवर्ड माल आ रहा है तो सेल रिटर्न होगी, वापस तो तभी आएगा ना। अगर रिटर्न आउटवर्ड है रिटर्न आउट कब जाएगा, जब हम परचेज करी होगी माल कुछ और वापस जा रहा होगा, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। सेकंड सुनना ध्यान से, सेकंड कहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यार डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली लिंक्ड विद योर प्रोडक्शन, ये भी बैक ऑफ द माइंड रखना है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन गुड्स परचेज्ड टिल दे आर बॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब सामान को ऑफिस तक, ऑफिस भी मैंने वर्ड गलत यूज कर दिया, फैक्ट्री तक लाने तक का सारा खर्चा डायरेक्ट होता है। और कुछ ऐसे खर्चे जो हमारे फैक्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के साथ, मैंने ABC से रॉ मटेरियल परचेज किया, कर लिया, ठीक है। मैंने कुछ 1000 क्विंटल का माल खरीदा, तो उसको ट्रक में चढ़ाने के लिए भी बंदे चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैंने खरीदा, फिर लेबर फॉर लोडिंग एक्सपेंसेस, लेबर ने लोड कराया, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ मेरे फैक्ट्री तक, उस सामान का मैंने इंश्योरेंस भी कराया, बीच में स्टेट चेंज हुई तो चुंगी भी भरी। चुंगी क्या होता है, ड्यूटी, टैक्सेस होते हैं जो स्टेट पार करने में ट्रक वालों को देने होते हैं, ठीक है। मैंने वो भी भरा, मैं फैक्ट्री में माल ले आया। अब फैक्ट्री में माल आया, अब ट्रक से सीधा मशीन में डाल दोगे कि उसको अनलोड करोगे ना, फिर अनलोडिंग का खर्चा, ठीक है। अब यहां तक माल आ गया फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गई स्टार्ट, हो गई। तो क्या क्या लगा, मैंने मशीन में मटेरियल डाला, लेबर जो मशीन यूज करते हैं वो, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब तुम अभी बस इतना समझो, वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में होते हैं जनरल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट का खर्चा, फैक्ट्री का, मैं अभी सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री, ये अपने दिमाग में घुसा लो। फ्यूल एक्सपेंसेस, फ्यूल मतलब कि फ्यूल तो हो गया ना, पेट्रोल, वो सब वो तो है ही। कभी कभी बड़ी बड़ी मशीन चलाने के लिए कोल चाहिए होता है, ठीक है, और तुम्हारा अलग अलग तरीके की गैसेस चाहिए होती हैं, वो फ्यूल एक्सपेंसेस। रॉयल्टी क्या काम आएगी इसमें, हमने किसी का डिज़ाइन बोरो कर रखा है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, कुछ डिज़ाइन है उसकी हम रॉयल्टी पे करते हैं बेसिकली, ठीक है। कंज्यूमेबल लाइक ग्रीस, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन में ग्रीस लगेगी, इंजन ऑयल, वो सब। तो ये सब खर्चा तुम्हारा डायरेक्ट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट में हिट होता है, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वेजेस एंड सैलरी का। क्या पॉइंट है, वेजेस एंड सैलरी तुम फैक्ट्री में भी दे सकते हो वर्कर्स को, और ऑफिस में भी दे सकते हो। ऑफिस मतलब कि अब देखो ऑफिस का मतलब क्या हो गया, कुछ मेरा, मान लो मैंने सामान बेचा तो मेरी सेल्स टीम भी होगी एक, है ना, मेरी एक फाइनेंस टीम भी होगी, तो वो फैक्ट्री में बैठेगी नहीं, वो एक ऑफिस में बैठेगी। जैसे कि गुड़गांव, अब जैसे कि रिलायंस का ऑफिस है,
रिलायंस का ऑफिस मुंबई में है, पर फैक्ट्री तो बहुत सारी जगह है ना, फैक्ट्रीज, समझ रहे हो। फैक्ट्री में ऑफिस का काम नहीं होता, फैक्ट्री में प्रोडक्शन एंड ऑल होता है ना। तो ऑफिस अलग हो गया, फैक्ट्री अलग होगी। फैक्ट्री का खर्चा वेजेस एंड सैलरीज का, वेजेस मतलब कि भाड़ा, दिहाड़ी होती है ना, भाड़ा नहीं सॉरी दिहाड़ी, और सैलरी फैक्ट्री में दी गई है तो डायरेक्ट हो गई, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। ऑफिस में दी गई है तो इनडायरेक्ट हो गई और पीएनएल अकाउंट में जाएगी। सिंपल, ठीक है। अब देखो मैंने इधर एक फॉर्मेट बना दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें सब कुछ जो जो भी आ सकता है मैंने डाल दिया है। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। वही करा, डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एज ऑफ या फिर फॉर द पीरियड ऑफ, तुम फॉर द पीरियड ऑफ ही लिखना, फॉर द पीरियड ऑफ 2022-23। फिर बोल रहा हूँ एज एट मत लिख देना, एज एट मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहला आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। यार ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक मतलब जो हमारे गोडाउन में, जो हमारी फैक्ट्री में पहले से माल रखा हुआ है, या फिर जो बचा हुआ है, या फिर जो बचा हुआ है उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट। मैं इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं, अब बात समझना। मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021-22, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मैंने सामान बनाया कुछ, ये बन गया कुछ, मान लो टॉय बन गया। ऐसे मेरे पे 1000 टॉय इस साल में मैं नहीं बेच पाया। मेरी सेल प्राइस थी 200 रुपये, कॉस्ट प्राइस थी मान लो 100 रुपये, ठीक है। मैं नहीं बेच पाया इनको, 1000 पीस मेरे बच गए, बच सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि जितना तुम बनाओगे सब बिक जाएगा। 22-23 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ये माल मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जो मैं डालूंगा वो कितना डालूंगा, 200 into 1000 या 100 into 1000। मुझे सेल से कोई मतलब नहीं है अभी, मुझे सेल से कोई मतलब नहीं है, सेल तो अभी हुई नहीं यार। मैं तो अभी अपना अकाउंट बना रहा हूँ। अगर इसका मैं तो ये देखूंगा ना मेरे को कितने का पड़ा, तो मैं इसका प्राइस बढ़ा के 500 कर दूं। सेल प्राइस तो मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ, मैं 500 कर दूं, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट 500 हो जाएगा कि नहीं? जितने का मुझे पड़ रहा है, जितने की मेरी कॉस्ट है, उतना ओपनिंग ऑफ स्टॉक में ट्रेडिंग में जाकर हिट कर दूंगा, ठीक है। अभी हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया जी। फिर हमने इस साल कुछ खरीदा होगा, इस साल हमने कुछ खरीदा होगा। ओपनिंग मान लो कि 1000 टॉय थे, इस बार मैंने कुछ खरीदा मान लो 5 लाख रुपए का, माइनस मैंने 25,000 रुपये का रिटर्न कर दिया, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड। तो मेरे पे 475 का बचा माल, वो मैंने यहाँ डाल दिया 475। वेजेस एंड सैलरी ऑफ फैक्ट्री, ये बात ध्यान रखनी है, ओनली फैक्ट्री। ऑफिस लिखा होगा तो पीएनएल में नहीं आया, इसमें नहीं आएगा ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ड, भाड़ा दिया मैंने लाने का। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, ये करा मैंने। उसके बाद मैंने सेल लिखी, यहाँ पे मैंने सेल कितनी ही करी है, सेल। अब तुम क्या कह रहे हो कि सेल का, अब देखो वापस आ जाता हूँ इधर, सेल मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, और मान लो मेरे 1000 टॉय बच गए थे, ठीक है। अगले साल में ये मैंने 1000 बेच दिए, ठीक है। मान लो 200 के बिकने थे ना, बेच दिए। और ये मेरे को ये पड़े थे 100 के, बताया था ना। अब क्या आएगा यार, जो मैंने एक्चुअल में बेच दिए उसमें तो सेल ही आएगा ना। जो मैंने एक्चुअल में बेच दिए, 200 के बेच दिए मैंने पर टॉय, तो सेल वाले अकाउंट में तो सेल ही हिट करेगी ना। सेल वाले में ये तो नहीं लिखूंगा ना मैं कि पड़े मुझे 100 के थे, नहीं। तो बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, 200 का मैंने यहाँ पे लिखा, सेल 200 की हुई। ओपनिंग स्टॉक मेरा लेट से 100 का था, परचेज मैंने 50 का किया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा है मेरा 300 का। कितना हो गया, 500, 150, 350। ध्यान से सुनना, 200 रुपये का मैंने सेल किया, 100 रुपये की मेरा ओपनिंग कॉस्ट पड़ी थी। ओपनिंग मेरा रॉ मटेरियल पड़ा था
50 का मैंने परचेज़ किया, और मैं अभी जब देखने गया ना गोडाउन में, तो साल के अंत में मेरे पास 300 का क्या, 300 की कॉस्ट का, 300 की कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक अभी भी पड़ा है। 300 की कॉस्ट का, फिर बोल रहा हूँ 300 की कॉस्ट का मेरे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो मेरे तो कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि 200 मैंने बेच भी दिए और 300 मेरे पास पड़ा भी है। तो मेरे पास माल कितने का है, 500 का, जो मैंने 200 बेच दिया 300 पड़ा है। ठीक है, जिसमें से मैंने 100 का ओपनिंग जो बेच दिया वो हटा दो, और 50 जो मैंने खरीदा वो हटा दो, तो मेरा प्रॉफिट तो 350 हो गया ना। तो सिर्फ यही चीज़ वो वहाँ पे बड़े फॉर्मेट में बता रहा हूँ मैं कि सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, और मैं कह रहा हूँ स्क्रैप सेल। अब कुछ सामान ऐसा होता है जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो तुमने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसमें ना कभी कभी कुछ वेस्टेज और वो सब निकलता है ना, तो वो स्क्रैप सेल में मैंने निकाल दिया, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अगर मेरा ये साइड बड़ा हुआ तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मेरा ये साइड बड़ा हुआ तो मेरे को लॉस हो जाएगा, सिंपल है। हाँ, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ब्रीफ। अब देखो मैंने आपको थर्ड पॉइंट एक और बताया था, थर्ड पॉइंट था मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर तुम इसका मतलब निकालने की कोशिश करोगे ना, इसका मतलब निकल रहा है कि मैंने जो गुड्स सेल करे हैं, जितनी मेरी सेल्स थी उनकी क्या कॉस्ट है, वो कैसे निकलेगा। देखो CAG इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको समझने की कोशिश करो। मैंने जो गुड्स सेल करे हैं उसमें कुछ पोर्शन ओपनिंग का भी होगा, जो पिछले साल बच गया वो भी बेचा होगा मैंने, कुछ पोर्शन वो भी होगा जो मैंने परचेज़ किया जो मैं इस बार परचेज़ करके लाया वो भी बेचा होगा, और कुछ पोर्शन मेरा बच गया होगा। तो देखो बात समझना, मान लो कि मैं कुछ 1000 पीस मैंने बेच दिए, जिसमें से मैंने 50 ओपनिंग बेचे। बात समझना आप ध्यान से, मैंने 50 जो ओपनिंग था वो बेचा, 1000 जो था वो बेचा, तो क्या मैंने इतने बेच दिए 1050, क्योंकि मेरी सेल तो 1000 ही हुई है। तो जितना मेरा बच गया 50 वो हटा दो ना, 50 हटा दो, समझे। अब तुम ये नहीं कह सकते कि जो 50 बचा है वो यही वाला 50 है, नहीं। अब इसको एक अलग एग्जांपल से देखो, 1000 बेचे, 60 ओपनिंग था, 1200 मेरा परचेज था इस बार का तो अगर मैं सारा बेच देता, ओपनिंग भी बेच देता और परचेज जो किया वो भी बेच देता, तो मेरी सेल 1260 होती, पर मेरी सेल 1000 ही हुई है, तो इसका मतलब मैंने 260 बचा दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो ये बिके हैं, 60 ओपनिंग प्लस 1200 और माइनस 260, क्या आ गया 1000। क्या हो जाता है इसे बीच बीच में, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एक्सपेंडिचर करने से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी, अर्निंग नहीं बढ़ती, कैपेसिटी हम और अर्न कर सकते हैं। ये एक लमसम पेमेंट होती है, लमसम एज इन कि ये थोड़ी मोटी पेमेंट होती है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम असेट को बिलोंग करती है। ठीक है, तो अगर मैं कोई मशीनरी खरीदी तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर उस मशीनरी में जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से, रिपेयर करा रहा हूँ कभी कभी, ठीक है, उसमें फ्यूल डाल रहा हूँ, उसमें वो सब मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू मतलब कि रेकरिंग, ये हो गया वन टाइम। ठीक है, तो क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है ज़्यादातर टाइम के लिए, एक साल से ज़्यादा के लिए, क्योंकि मेरे एसेट ऐसा तो नहीं हर साल एक एसेट लाता रहता हूँ, नहीं, चेंज करता रहता हूँ, एक साल से ज़्यादा के लिए चलता है, एसेट से रिलेट करता है और बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम का क्या मतलब है, बैलेंस शीट आइटम का ये मतलब है कि ये मेरा एक साल से ज़्यादा चलेगा, मोर देन 1 ईयर, और मेरी बैलेंस शीट में दिखता है ये। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ये खर्चा हो गया एक साल में, क्योंकि जो मैं PNL में डालूंगा वो तो वो होता है जो एक साल में ख़त्म हो गया होके। ठीक है, वो खर्चे ये वाले हैं, जैसे कि मैंने एक ख़रीदा और यूज़ कर ली, ख़त्म हो गया कंज्यूम हो गया ना, रिपेयर हुआ तो वो खर्चा कंज्यूम हो गया इस साल में। तो तो सिंपल सा एग्जांपल है,
मशीनरी और उसका रॉ मटेरियल। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया मशीनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया मेरा उसका सामान। अब देखो हमसे कभी कभी गलती भी हो सकती है, हमने कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया है, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। तो ये एक एग्जांपल है, तुमको बताना है कि ऐसा करने से क्या होगा। फॉर एग्जांपल, असल में एक खर्च मैं अपनी एक मतलब मशीनरी खरीद के लाया, मैंने उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने का क्या मतलब होता है, मैंने पीएनएल में डाल दिया उस खर्चे को। तो तो सिंपल सा एग्जांपल है, मशीनरी और उसका रॉ मटेरियल। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया मशीनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया मेरा उसका सामान। अब देखो हमसे कभी कभी गलती भी हो सकती है, हमने कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया है, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। तो ये एक एग्जांपल है, तुमको बताना है कि ऐसा करने से क्या होगा। फॉर एग्जांपल, असल में एक खर्च मैं अपनी एक मतलब मशीनरी खरीद के लाया, मैंने उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने का क्या मतलब होता है, मैंने पीएनएल में डाल दिया उस खर्चे को। पर वो मेरा पीएनएल में नहीं डालना था, वो मेरा कहाँ डालना था, बैलेंस शीट में, क्योंकि मेरा वो खर्चा नहीं है, मेरा 1 साल से ज़्यादा चलेगा वो। देखो पीएनएल में आइटम जो डलते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो उस साल में डला और वो ख़त्म हो गया, उसका इम्पैक्ट 0 हो गया। पर असेट 1 साल से ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है। तो पीएनएल मेरा, अब ये बता दो, अंडर स्टेट होगा कि ओवर स्टेट होगा। जो मेरा प्रॉफिट है वो बढ़ के दिखेगा कि कम होके दिखेगा। पॉज कर लो वीडियो, देख लो आराम से, सोच लो। आंसर मैं बता देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू मान लिया तो मैंने पीएनएल में डाल दिया, पीएनएल में एक एक्स्ट्रा चीज़ डेबिट मार दी। अगर मैं यहाँ पे, ये मेरी सेल थी 50, 5 मेरा खर्चा था, मैंने 5 और खर्चा मान लिया, तो मेरा प्रॉफिट अब कितना आएगा, 40 आएगा। पर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट क्या था, ये 5 थोड़ी था, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 45 होना था, पर ये गलती की वजह से 40 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। बैलेंस शीट में असेट के आइटम, बैलेंस शीट में क्या होगा, असेट मान लो मेरे पास 100 की पड़ी थी, मैंने गलती से एक और मैं 10 की असेट लेके आया था, पर मैंने उसको पीएनएल में डाल दिया, तो इसमें नहीं डाला कुछ भी 100, असलियत में 110 हो जानी चाहिए थी अभी तक, ठीक है। तो ये भी कम दिखेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, रेवेन्यू था, कैपिटल मान लिया मैं रिपेयर करा के लाया मशीनरी का, मैंने उसको मशीन में ऐड कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ के दिखेगा क्योंकि मैंने पीएनएल में डेबिट नहीं करा उसको। और असेट के केस में असेट बढ़ के दिखेगा, दोनों चीज़ें बढ़ के दिखेंगी, ठीक है। ये इतना दिमाग में लगाने वाला है नहीं, पर तुम सोच लेना, तुम्हें आना चाहिए। एक होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब होता है, देखो डेफर का क्या मतलब होता है, टाल देना है कुछ समय के लिए, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। मैंने कुछ पोस्टपोन कर दी, कुछ एक्सपेंस, मतलब कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम 1 साल में, वो होते तो एक्सपेंसेस हैं, मतलब वो फिक्स असेट नहीं होते, वो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, वो होते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, पर वो चलते 1 साल से ज़्यादा है। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, मैंने कोई ऐड निकाला मान लो, तो ज़रूरी है कि वो बेनिफिट मुझे सिर्फ 1 साल के लिए देगा, नहीं है ना, वो मेरे को ज़्यादा साल के लिए देगा। मान लो मैं एक होर्डिंग लगाता हूँ, ठीक है, जैसे ये सलमान भाई खड़े है ना, तो ये बेनिफिट मुझे 5 साल 3 साल, वो हमारे एस्टिमेट पे है, वो देगा। तो उस केस में हम क्या करें, पीएनएल में पूरा अमाउंट डाल दें। मान लो मैंने 10 करोड़ का डाला, तो 10 करोड़ डाल दूँ पूरा यहाँ पे, क्योंकि ये तो पीएनएल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पूरा डाल देना चाहिए, नहीं डाल सकते, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इस केस में हाँ, चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर इन एन अकाउंटिंग पीरियड। इट विल बी एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, इट विल नॉट बी एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। Let's suppose this ad costed 10 crore and company has estimated this ad will benefit to boost the sales for the company for the next 5 years. तो देखो अगर मैंने कह दिया कि यार ये 5 साल के लिए चलेगा ऐड और 10 करोड़ की कॉस्ट है, तो हर साल मेरे को 2 करोड़ का बेनिफिट दे रहा है, तो मैं हर साल पीएनएल में 2 करोड़ डालता जाऊँगा, 10 करोड़ नहीं डालूंगा एक बारी में। तो सर जब आपने पहले साल में 2 करोड़ डाला, तो बाकी 8 करोड़ का क्या किया, उसको मैंने बैलेंस शीट में दिखाया एज एसेट, वो भी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब कि जो है नहीं एसेट, फिक्टिशियस नाम क्यों रखा है, नॉट रियल एन एसेट बट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। एसेट थोड़ी मेरा कोई है, तभी इसको कहते हैं फिक्टिशियस, ठीक है। 2 करोड़ विल बी एक्सपेंस्ड आउट इन पीएनएल
एंड रिमेनिंग 8 करोड़ विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज फिक्टिशियस एसेट। सिंपल है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। इस पूरे को रिवाइज करके आना, इसके क्वेश्चन करेंगे।